पुरानी गलती को क्या दुरुस्त करेगा पाकिस्तान। हालांकि उसका चरित्र अब तक का ऐसा रहा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुंबई, अगर हम 2008 में मुंबई में जो हमले हुए थे उसके ही गुनहगारों को देखें तो वहां से भाषण करके अपने वीडियोस भेजते रहते हैं, दुनिया भर में फैलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करता। गीता मोहन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गीता, मैं चाहूंगी जो लिस्ट जारी की गई है आतंकवादियों को लेकर, एक बार उसके बारे में बताएं। दाऊद का नंबर उसमें कहां है, और सीधे उसके खाते सीज करने के साथ ही साथ उसके आने जाने पर पाबंदी लगाने की भी बात कही गई है, और कहां वो रहता है बाकायदा पूरा एड्रेस भी उसमें लिखा गया है। गीता। जी बिल्कुल, कहीं ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि वो पाकिस्तान में है, लेकिन ये पहली बार है कि रिकग्नाइज कर रहे हैं कि पाकिस्तान के में उनका ऑफिशियल एड्रेस है। न केवल ऑफिशियल एड्रेस, अगर आप इनके डॉक्यूमेंट को गौर से पढ़े चित्रा, तो यहाँ पे पहले दिखाया गया है कि पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट का था, फिर उसका रिन्यूअल हुआ रावलपिंडी में इंडियन पासपोर्ट, और फिर आगे चलकर दिखाते हैं कि उनको पाकिस्तान के नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी इश्यू किया गया है। किसी भी देश का नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इश्यू करना मतलब ये होता है कि पाकिस्तान ने न केवल उनको रिकग्नाइज किया, लेकिन ऑफिशियली उनको अपना एनआईसी नंबर भी दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि नेशनल आइडेंटिफिकेशन, अगर आप वहाँ के बाशिंदे नहीं हो, अगर आप वहाँ रहते नहीं हो, और अगर आप वहाँ के नेशनल नहीं हो, तो आपको नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल नहीं सकता। तो ये सवाल पाकिस्तान के लिए है कि क्या दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानी नेशनल हो गए हैं? नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर कहां से दिया है पाकिस्तान ने? और अगर उन्हें पता नहीं है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, तो नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इश्यू किसे किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट। गीता, एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगी यहाँ पर आपसे, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स लगातार देख रही हैं, क्या उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि आतंकवादी दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में है? 2018 की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, उसके घर के व्हाइट हाउस की ये तस्वीरें हैं 2018 की, दाऊद इब्राहिम के जिस व्हाइट हाउस का जिक्र किया गया है आज के इस लिस्ट में, दरअसल इसी कराची के इसी घर का जिक्र किया गया है जिसको आप देख रहे हैं। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। हिंदुस्तान लगातार पुरजोर तरीके से ये बातें कहता रहा था, लेकिन हमेशा पाकिस्तान इस बात को नकारता रहा था। लेकिन आज पहली बार पाकिस्तान ने बकायदा कागज में स्वीकार किया है कि कराची में है दाऊद इब्राहिम। और देखिए कराची की वो तस्वीरें, यानी कि जो आज तक ने पहले दिखा दिया था, अब उसी पर पाकिस्तान उसी पर मोहर लगाता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। हालांकि हिंदुस्तान की ओर से जितनी भी जांच एजेंसियां मुंबई धमाके हमलों की जांच कर रही थी, उनकी ओर से बार बार, जैसा कि शम्स जाहिर कर रहे थे, कि जब भी हम सवाल पूछते कि दाऊद इब्राहिम कहां है, तो वो लोग हंसते हुए कहते हैं कि इस सवाल को क्यों पूछ रहे हो, सभी जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम कहां है। यही वो शख्स जिसका चेहरा आप देख रहे हैं, और ये वो गुनहगार है जिसने 12 मार्च 1993 को मुंबई में 13 जगहों पर ब्लास्ट करवाया था, और इस ब्लास्ट में 257 लोगों की जान चली गई थी। 700 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आपको बता दें, इस घटना के बाद भी हालांकि दाऊद ने मुंबई में अपना गैर कानूनी कारोबार जारी रखा था, लेकिन बाद में लगातार उस पर शिकंजा कसता हुआ चला गया, और उसके बाद उसको हिंदुस्तान से अपना सब कुछ समेटकर पाकिस्तान में ही शिफ्ट करना पड़ा। आपको यह भी बताते चले कि दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था, लेकिन उसकी जो मंशा थी, जो 1993 में उसने किया मुंबई में, उसके बाद वो देश का, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुनहगार बन गया। और आज उसी गुनहगार का एक एक पर्दाफाश होता हुआ, फिलहाल 2018 की तस्वीरें, आज तक ने यह दिखाया था कि कैसे दाऊद इब्राहिम का ये वही व्हाइट हाउस है। उज्जवल निकम साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल निकम ही वो शख्स हैं, वो बड़े वकील हैं देश के, जिन्होंने कोशिशें की जिसके बाद आतंकवादी कसाब को फंदे पर लटकता हुआ हिंदुस्तान ने देखा। उज्जवल साहब, सबके जहन में यह सवाल होगा कि मुंबई हमलों का 1993 का ये जो गुनहगार है, वो हिंदुस्तान के शिकंजे में कैसे और कब आएगा? हालांकि 2018 में आज तक ने जो दाऊद का घर दिखाया था कराची का, वो भी इस वक्त व्हाइट हाउस हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। उज्जवल निकम साहब। चित्रा जी, पाकिस्तान का आज पूरा दुनिया में भंडाफोड़ हो गया, क्योंकि आज तक पाकिस्तान नकार रहा था कि दाऊद इब्राहिम हाजिर, लेकिन आज पाकिस्तान ने पहली बार पूरे दुनिया के सामने कबूल किया कि हाँ, वो पाकिस्तान की भूमि पर। इसलिए पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ भी कितने झूठे थे, ये भी साबित हो गया। अभी जो दाऊद इब्राहिम के खिलाफ मैंने जो केस चलाई मुंबई में 93 का बम ब्लास्ट, ये बम ब्लास्ट की साजिश
12 मार्च 93 के पहले दुबई में हुई थी, जिसमें दाऊद इब्राहिम था, टाइगर मेमन थे और कई पाकिस्तान के चंद लोग थे। और उसी दिन से, और उसके लिए हमने कोर्ट में, बॉम्बे की कोर्ट में गवाह एग्जामिन किए थे, गवाही दी थी और इससे बात साबित जाहिर होती। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस निकाली थी और कई और हमने इंटरपोल को भी अलर्ट किया था। लेकिन आज पाकिस्तान को इसने क्यों कबूल किया, उसकी दो वजह है। पहली वजह तो यह है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने प्रेशर लगाया था कि दाऊद इब्राहिम इज अ ग्लोबल टेररिस्ट, अगर आप इसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो हम शायद तुम्हें इंटरनेशनल फंड हेल्प बंद कर देंगे। और दूसरी बात, पाकिस्तान एक्सेप्ट इसलिए किया कि दाऊद इब्राहिम अभी बुढ़ा हो गया, उनके कुछ काम के लिए नहीं रहा है। सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या सचमुच पाकिस्तान भारत में सर उसको भेज देगा? मुझे जहां तक लगता है कि ये मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में रूल चलता है आईएसआई और पाकिस्तान का आर्मी, और कभी भी वो नहीं चाहेंगे कि दाऊद इब्राहिम को भारत सौंपा जाएगा, क्योंकि दाऊद इब्राहिम को ऐसे कई राज मालूम है कि जो पाकिस्तान की पोल और खुल सकती है। इसलिए पाकिस्तान का ड्रामा रहेगा। इसलिए भारत सरकार को भी कुछ कड़क स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशर का, जहां तक 26/11 का आतंकी हमला मैंने चलाने के बाद, जब आपने देखा होगा कि जब मैंने पाकिस्तान में भी गया तो ऑफिस मेंबर ऑफ ऑफिशियल डेलीगेशन, तब हमने सवाल पाकिस्तान आर्मी अथॉरिटीज को किया था, होम डिपार्टमेंट के, कि भाई आपने हाफिज सईद को, जकीर रहमान को क्यों नहीं पकड़ा? वो बोले सबूत नहीं है। हमने सबूत भी दिए, डेविड हेडली की गवाही दी, अजमल कसाब का इकबाली बयान दिया, फिर भी पाकिस्तान बाज नहीं आया। इतना ही नहीं तो 26/11 के हमले के बाद पाकिस्तान कहता रहा कि अजमल कसाब हमारा यहाँ नहीं है, हमारा नागरिक नहीं है। जब जियो टीवी ने उनकी पोल खोल दी तब पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया। इस प्रकार पाकिस्तान का हमेशा बर्ताव रहेगा। लेकिन एक शगुन की बात यही है कि आज पूरे दुनिया के सामने जो पाकिस्तान आज तक नकार रहा था, उसका भंडा फोड़ गया। लेकिन उज्जवल निकम साहब, इसी के साथ अगले सवाल पर मैं आती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पीएम नहीं बने थे 2014 का, उनका अप्रैल का एक बयान जिसका जिक्र करना यहां बहुत जरूरी हो जाता है, उनसे जब दाऊद इब्राहिम को लेकर सवाल पूछा गया था तो उनकी ओर से कहा गया था कि ऐसे काम, जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि दाऊद इब्राहिम क्या हिंदुस्तान आएगा और उसके किए की सजा मिलेगी, तो उनकी ओर से कहा गया था कि ऐसे काम ढिंढोरा पीटकर नहीं किए जाते। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि चूंकि पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है, तो अब हिंदुस्तान के लिए भी वो समय आ चुका है जब इस सबसे खूंखार आतंकवादी पर, जो 1993 की मुंबई हमलों का गुनहगार है, इस पर शिकंजा कसा जाए, इसको हिंदुस्तान लेकर आ जाए? कैसे भारत सरकार को अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए इस पूरे मामले पर? देखिए, मैं पहले साफ कबूल करता कि हमारे सरकार की कूटनीति की यशस्वी चाल है, और इसीलिए आज हमने जो इंटरनेशनल कम्युनिटी पे दबाव डाला था, बार बार इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने हमने जो सबूत पेश किए थे, उसका यह नतीजा है कि आज पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना पड़ा कि यस, दाऊद इब्राहिम हमारे हिस्से में था है। अभी उसको लाना का हिस्सा, अगर पाकिस्तान में हमारे कोई तो एक्सट्राडिशन ट्रीटी नहीं है, पाकिस्तान कभी उसको डिपोर्ट नहीं कर रहेगा, मुझे लगता है वापस फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर लेके पाकिस्तान को हम डिपोर्ट करने को भाग पड़ सकते, और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार इसमें कामयाब रहेगी। सर, लेकिन इसी के साथ मेरा अगला सवाल ये भी है, देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, उनकी ओर से कहा गया था पड़ोसी मुल्क के संदर्भ में कि हम चूंकि हम मित्रों का चुनाव कर सकते हैं लेकिन पड़ोसियों का चुनाव नहीं कर सकते, इसलिए पड़ोसियों से ताल्लुकात हमें अच्छे रखने चाहिए। लेकिन इसी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसियों को लेकर बिल्कुल अलग परिभाषा दी। उनकी ओर से कहा गया कि दरअसल जिनसे हमारे दिल मिलते हों वो अच्छे दोस्त होते हैं, और इस तरह से उन्होंने एक नई परिभाषा गढ़ी है। तो कम से कम पाकिस्तान को लेकर हिंदुस्तान का एक स्टैंड बिल्कुल साफ है कि जैसे को तैसा, और हाल के दिनों में पाकिस्तान को लेकर कई ऐसी हिंदुस्तान भारत सरकार की कार्रवाई भी देखी गई। तो दाऊद इब्राहिम पर भी शिकंजा कस सकता है अगर हिंदुस्तान की सरकार अपने कदम बढ़ाती है तो? चित्रा जी, बिल्कुल शिकंजा हो सकता है। जब अगर कोई बातों से नहीं मानता है तो लातों से भूत उतारे जाते हैं। बिल्कुल। देखिए, चाइना से क्या हो गया, आज पाकिस्तान से क्या हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हम कूटनीति में यशस्वी हो रहे हैं। और देखना यह है कि टाइगर मेमन भी कब तक पाकिस्तान में छुपता है, क्योंकि 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में टाइगर मेमन अभी भी पाकिस्तान में है, और मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन टाइगर मेमन को भी भारत में लाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है। कमर चीमा इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं, सीधे इस्लामाबाद से। कमर चीमा साहब, आखिरकार नाना करते हुए पहली बार आप लोगों को स्वीकार करना पड़ा कि आतंकवादी जो हिंदुस्तान का गुनहगार है उसको पाकिस्तान ने शरण दे रखी है।
पाकिस्तान के कराची में व्हाइट हाउस में है, वहीं पर रहता है दाऊद इब्राहिम। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने लिस्ट दी है पाकिस्तान को, इसमें से बहुत सारे ऐसे जमातें थी जिनको पाकिस्तान भी दहशतगर्द करार दे चुका था, जिसमें टीटीपी के कुछ लोग थे। और दाऊद इब्राहिम पर आइए, कमर चीमा साहब। सुने और भी सिर्फ दाऊद इब्राहिम तो एक नाम है ना, जो महाराष्ट्र से हैं, दाऊद इब्राहिम ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये जो बिल्कुल इंडियन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र से हैं, इनका नाम भी मौजूद है। हम तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो लिस्ट है उसको इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन हमारा सवाल यह है कि इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन कब इंप्लीमेंट करेगा? क्या आपके ऊपर भी दुनिया के यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन इंप्लीमेंट करना आपसे पूछा जा रहा है दाऊद इब्राहिम पर सवाल। एक सेकंड, आप गिना रहे हैं, अरे 257 लोगों को मारने के बाद वो पाकिस्तान पहुंचा, पाकिस्तान तब से शरण दे रहा है उसको, आतंकवादी है वो, हमारा गुनहगार है हिंदुस्तान का वो, जिसको खोजने में हमारे देश की जांच एजेंसी लगातार लगी रही कमर चीमा, और आप लोगों ने बिल्कुल मदद नहीं की। आतंकवाद को पालना पोसना बंद कीजिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन दुनिया के हर मुल्क के ऊपर मानना लाजम है। ये वकील साहब बैठे हैं, इनको बताएं जो कश्मीर के ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है वो आप कब इंप्लीमेंट करेंगे? क्या सवाल का जवाब है? कमर चीमा साहब झूठे पड़ गए। कमर चीमा साहब, आपके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ साहब आगरा में जब आए थे भारत में, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को उन्होंने कहा कौन दाऊद इब्राहिम हमारे यहाँ कहाँ रहता है? और आज पाकिस्तान को ये मानना पड़ेगा। आप कितने दिन आपकी भूमि पे इनको छिपाए रखेंगे दहशतगर्दी को? टाइगर मेमन उधर है, छोटा शकील उधर है, हमारे कई संगीन गुनहगार आपको छुपा के रखते। हाफिज सईद को आपने गिरफ्तार नहीं किया, जकीर रहमान लकवी के आप खिलाफ करने 2008 का बंबई पे हमले के अभी भी उन लोगों को आप ट्रायल नहीं चला रहे। क्या चला रहे हैं आप? कमर चीमा साहब, कमर चीमा, मुझे सामाजिक कार्यकर्ता आतंकवादियों को बनाकर रखा हुआ है आप लोगों ने। मैं बताने लगा हूं, मैं बताता हूं कि ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने सैंक्शन लगाई हैं, इसके ऊपर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, उज्बेकिस्तान और पूरे खित्ते से जो दहशतगर्द जमातें सर, यहाँ पर पूरा ग्लोब समझने के लिए हम नहीं बैठे हैं। मैं आपसे दाऊद इब्राहिम को लेकर सवाल पूछ रही हूँ। उज्जवल निकम साहब ने आपसे क्या कहा? आतंकवादियों को लेकर सवाल किया। आप लगे चीन में क्या हो रहा है, बाकी जगहों पर क्या हो रहा है? बार बार चीन आप लोगों को अलग ही बीमारी हो गई है। सर, आप लोग ये बार बार चीन क्यों चले जाते हैं? कमर चीमा साहब, बिना चीन के काम नहीं चलता क्या आप लोगों का? मेरी बात सुने, इस वक्त हमने अगर दाऊद इब्राहिम पे सैंक्शन लगाई है, इसका मतलब ये नहीं है दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान है, क्योंकि हमने तो चीन, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान की जो दहशतगर्द जमातें काम कर रही थी उसके ऊपर भी सैंक्शन लगाई हैं। पर मुझे वकील साहब से पूछ के बता दें, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन आप कब इंप्लीमेंट करेंगे कश्मीर के ऊपर? क्या जवाब है या दोबारा फिर दाऊद इब्राहिम पे ही आ जाएंगे आप? कश्मीर वाली जो बीमारी है ना कमर चीमा साहब, आप लोग इसको दूर कर लीजिए, मुझे लगता है ना, और कश्मीर पर राग अलापना भी बंद कर लीजिए। लेकिन आप चूंकि सवाल आपने पूछ लिया है तो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण जवाब उज्जवल निकम साहब आपको दे ही देंगे। उज्जवल साहब। कमर चीमा साहब, आप जरा ध्यान से सुनिए। आपका इतिहास आपको ये याद दिलाया देगा कि आप हमेशा भारत में जो भी दहशतगर्दी काम करते हैं उनको आप तनहा देते हैं। आपके पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रेसिडेंट साहब परवेज मुशर्रफ जी किस तरह से झूठ बोल रहे थे, ये भी आपको याद दिलाता हूं। 26/11/2008 को बंबई में आतंकी हमला हुआ। उस आतंकी हमला के हाफिज सईद, जकीर रहमान, इनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई तो कुछ नहीं की, अभी भी वो ट्रायल पेंडिंग रखिए। और हमारे कुलभूषण जाधव को आप काउंसिलर एक्सेस, आप तो आईसीजे के ऑर्डर की भी धज्जियां उड़ाते हैं। आप क्या रूल ऑफ लॉ कर रखते हैं? कमर चीमा साहब एक एक्स आर्मी ऑफिसर है, आपके लिए मुझे बहुत आदर है, लेकिन आप अगर आईसी इस तरह से बातें करेंगे तो मुझे लगता है कि आप उस आईएसआई के आर्मी के आदमी हो। बोलिए मैं बताऊं उज्जवल साहब, आप इंडिया के एक पाए के बड़े वकील हैं, आपकी ओपिनियन मानी जाती है इंडिया में, पर मुझे ये बताएं जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कहती है कि तहरीके तालिबान के ऊपर सैंक्शन लगाए, कमर चीमा साहब, उज्जवल निकम की आप तारीफ कर रहे हैं तो उसमें एक लाइन ये भी जोड़ दीजिए कि जिस पाकिस्तानी दहशतगर्द को आप लोगों ने मुंबई धमाकों में भेजा था
उसको फांसी दिलाने में भी इन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका थी, अजमल कसाब की, जिसको लेकर पाकिस्तान नकारता रहा था। आप लोगों की तो झूठ बोलने की शुरू से आदत है। कहां स्वीकार किया था आप लोगों ने अजमल कसाब को लेकर शुरुआती दौर में? सुने, तहरीके तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान में जिसको भारत सपोर्ट करता है, ये सैंक्शन हमने लगवाई है यूएनएससी से कह के। तो ये तो आपके मुंह पे एक, मैं क्या कहूं, गलत बात नहीं करूंगा, आपको तो बड़ा बैक लगे हैं क्योंकि आपकी फंडे जमात के ऊपर सैंक्शन लग गई। आप पूछे ना डोवेल डॉक्ट्रिन क्या है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करना डोवेल डॉक्ट्रिन है, और वो अफगानिस्तान में बैठी हुई है टीटीपी, जिसको भारत फंड करता है। हमारे कहने पर हिंदुस्तान किसी भी कमर चीमा आतंकी, एक सेकंड सर, ये जो बकवास की बात है प्लीज कमर चीमा, उज्जवल निकम को आप सुनिए। मुझे लग रहा है थोड़ी आप डिफेंस के एक्सपर्ट हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी नॉलेज अपनी दुरुस्त कीजिए। उज्जवल निकम साहब। कमर चीमा साहब, पूरा कश्मीर हमारा है। आप कहां की कश्मीर की बात कर रहे हैं? ये पूरा कश्मीर ने आप लोगों ने आतंकवादी घुसाकर हमारे लोगों को घूस देके फैला करके अपरीप करना चाहते हो। आपकी ये मनीषा कभी पूर्ण नहीं होगी। अभी इंडिया पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बन गया है। आपको तो पता है कमर साहब, आएगा आप आर्मी ऑफिसर, एक आर्मी ऑफिसर है, आपको पूरी मालूमात है कि अभी इंडिया की आर्मी की क्या ताकत है, पता है ना कमर साहब? मैं बताता हूं उज्जवल निकम साहब, मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हूं, और मेरी अकल ये कहती है कि रॉ को इस यूएनएससी की सैंक्शन से बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि टीटीपी जो उनके एसेट से अफगानिस्तान में, उनकी कमर टूट गई है। और अफगानिस्तान और जो भारत का गठजोड़ था कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए बलोचिस्तान में, और हमारे जो फॉर्मरली फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब है, वो आपकी कमर टूट गई है। कमर चीमा जी, आपकी बातें समझ से परे हैं। आप न जाने कैसे डिफेंस एक्सपर्ट हैं जो आतंकवादियों को बैठकर डिफेंड करते हैं। ठीक है सर, हो गए आपकी बात, मैं लौटूंगी आपकी बात, लेकिन कम से कम इस बात को स्वीकारिए कि आतंकवादियों को फलने फूलने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान, अब उसका क्या हाल हश होगा। फिलहाल यहाँ पर बता दें, दाऊद के कराची वाले पते को लेकर जो नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जारी किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, KC 285901। और आपको बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने इसे जारी किया था, लेकिन इंडियन सिटीजनशिप उसने बता दिया। हालांकि जन्म तो उसका महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था, लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार और यकीनन हर एक हिंदुस्तानी शख्स को जिसका चेहरा आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, इसको हिंदुस्तान के भीतर फांसी पर लटकता हुआ हर एक हिंदुस्तानी देखना चाहता है, क्योंकि यही मुंबई हमलों का सबसे बड़ा गुनहगार है, सबसे बड़ा गुनहगार है। और कमर चीमा जी, क्योंकि आज जाकर आप लोगों ने स्वीकार किया है कि हाँ, हमारे ही घर में छिपा बैठा हुआ है दाऊद इब्राहिम, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गुनहगार है, लेकिन 2018 में आज तक की टीम ने इस बात का पहले ही खुलासा कर दिया था। अब कराची में उसका व्हाइट हाउस का वो घर कौन सा है, उसके बारे में एक रिपोर्ट दिखाते हैं कमर चीमा, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूंगी। देखिए 2018 की आज तक की ये रिपोर्ट है, तो सिक्योरिटी उसकी बिल्कुल सामने इसके लगी हुई है। इट इज एट द कॉर्नर, 2-वे रोड इसको लिंक करते हैं यहीं से। व्हाइट कलर का गेट है, मतलब सिर्फ ये एस्टैब्लिश करना तो बहुत ही मुश्किल है। ये तो मैं हाँ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे 2018 की कमर चीमा साहब। अब मैं पूरा एड्रेस भी पढ़ देती हूं, आज तक के पास उसके दोनों ही पते का पूरा एड्रेस भी है। 6 खयाबान ए तंजीम, फेज 5, डिफेंस हाउसिंग एरिया, कराची। और इस इलाके में सिर्फ डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेट्स या राजनेताओं के घर हैं। यहां पर मोबाइल से फोटो लेना भी मना है, और वहां की ये तस्वीरें आज तक पर हम दिखा रहे हैं। कमर चीमा, 2018 में आज तक ने ये तस्वीरें दिखाई थी पूरी दुनिया को, अब जाकर आप लोग स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, यहीं पर है दाऊद इब्राहिम। देखें, आप इतनी जो कंसेप्शन फैला रही हैं। पाकिस्तान ने अगर दाऊद इब्राहिम को यूएनएससी की लिस्ट में डाला है कि वो दहशतगर्द जमात है, उस पर पाबंदी लगी है, दहशतगर्दी करार है, इसका मतलब ये नहीं वो पाकिस्तान में है। हमने तो चीन, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान वालों पे भी पाबंदियां लगाई हैं, जिनके नेटवर्क पूरे एशिया में मौजूद हैं। तो क्या वो पाकिस्तान में बैठे हैं? टीटीपी को आप अफगानिस्तान में फंड करते हैं, आपके एसेट्स अफगानिस्तान में उनको फंड करते हैं, तो नुकसान तो आपको हुआ। झूठी झूठी कहानियां कमर चीमा कहां से लेकर आते हैं आप?
इतनी झूठी झूठी कहानियां कहां से? एक सेकंड, उज्जवल निकम साहब आपको दुरुस्त करना चाह रहे हैं जो आपने मिस्टेक्स की हैं। उज्जवल निकम साहब, देखिए, आप एक्स आर्मी ऑफिसर है, सच बोलना हर कोई फर्जी ऑफिसर का काम रहता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट होके भी आप पाकिस्तान की आर्मी की तकरीर कर रहे हैं। मैं एक सीधा सवाल आपको पूछता हूँ, 2008 में जब बंबई में आतंकी हमला किया, अजमल कसाब पकड़ा गया, तब अजमल सरकार ने पाकिस्तान को पूछा कि आपका है, पाकिस्तान ने इमीडिएट इनकार कर दिया। लेकिन आपके ही जियो टीवी ने आपका भंडाफोड़ फोड़ दिया। जियो टीवी ने बता दिया कि वो फरीदाबाद का है। उसके बाद अजमल कसाब का आपने एक्सेप्ट करने के बाद हमने अजमल कसाब ने इकबाली बयान दिया। उसने कहा हाफिज सईद आए था, इसकी तार की से जुड़ी थी। फिर मैंने डेविड हेडली की गवाही ली। डेविड हेडली, लश्कर तोयबा और पाकिस्तान के आयत के बारे में कोर्ट ने यहाँ सबूत पेश किए। हमने वो सारे सबूत आपको दिए, आपने कुछ नहीं किया। आप आपके सरकार को बोलो कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी अगर मिटाना है तो दहशतगर्दी तो संभालो, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लो। आप इसलिए तो भारत पाकिस्तान बन सकते हैं अच्छे लोग, लेकिन अगर आपके मन में दहशतगर्दी को ही बढ़ावा देना है तो कैसे चलेगा? आप जैसे लोगों ने पाकिस्तान सरकार को बोलना चाहिए, कहना चाहिए। बिल्कुल। कमर चीमा, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उसके पहले गीता मोहन को जोड़ना चाह रही थी। गीता जी बिल्कुल। कमर चीमा, जस्ट वन क्वेश्चन, एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम नहीं है तो उसे नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड कैसे इश्यू किया? फॉरेन मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है, कोई और ऐरे गहरे देश का नहीं, ना कि वो यूनाइटेड नेशंस का है। फॉरेन मिनिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है जहां पे फॉरेन मिनिस्ट्री ये रिकग्नाइज कर रहा है कि न केवल उनके पास पासपोर्ट्स थे, उनके एड्रेसेस है पाकिस्तान में, लेकिन उनको नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी इश्यू किया गया। वो कैसे हुआ, ये बताएं। बोलिए कमर चीमा। देखें, मैं एक चीज पे बड़ा क्लियर हूं, अगर आप किसी दहशतगर्द जमात या किसी इंडिविजुअल पे पाबंदी लगाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और ये जो फेक है, मुझे बताएं, जो थे अपना आपके नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड कैसे मिला कमर चीमा? कमांडर कुलभूषण यादव ने मुबारक हुसैन पटेल का नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड कैसे मिला? आपकी रॉ ने उनको बना के दिया था। आपकी रॉ ने उनको 2 पासपोर्ट दिए हुए थे, एक मुबारक हुसैन पटेल का था, एक और था। डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान की इंडियन गवर्नमेंट ने अपने डॉक्यूमेंट में, कमर चीमा, इंडियन गवर्नमेंट ने अपने डॉक्यूमेंट्स में एक्सेप्ट नहीं किया है उस डॉक्यूमेंट को। आपके सरकार ने नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर एक्सेप्ट किया है। आप बताएं कैसे इश्यू हुआ वो नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड? जारी करते हैं पर आपके सरकार ने एक्सेप्ट किया है, हमने नहीं एक्सेप्ट किया है कि दाऊद इब्राहिम हमारा है, हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। फेक डॉक्यूमेंट्स, आप पेपर उठा के देख ले, अरे आप डॉक्यूमेंट उठा के देख ले। कमर चीमा साहब, गीता का सवाल तो सुन लीजिए। गीता का सवाल सुनिए और साथ ही हम दिखा रहे हैं कि देखिए, भारत को पहले से पता था 2015 में भारत सरकार का डॉजियर, गीता हम दिखा रहे हैं। मैं तुरंत आपके पास आऊंगी। पाकिस्तान में दाऊद के ठिकाने कहां पर हैं, ये पूरी विस्तार से जानकारी जब भारत सरकार ने अपना डॉजियर सौंपा था पाकिस्तान को, उस समय ही एक एक करके हर एक जानकारी दी गई थी विस्तार से। लेकिन जब भी डॉजियर सौंपे जाते हैं उसके बाद पाकिस्तान का रुख क्या रहता है ये किसी से छिपा नहीं। कराची, इस्लामाबाद में कुल 9 ठिकाने हैं इस दाऊद इब्राहिम के। आज जाकर स्वीकार कर रहा है पाकिस्तान और ये कह रहा है कि व्हाइट हाउस कराची में है, वहीं पर रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कमर चीमा, गीता मोहन ने ये आपसे ये कहा है कि जो राष्ट्रीय पहचान पत्र होता है, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो वो जारी किया गया है, वो कहीं ऐसे ही कहीं से नहीं आ सकता है, वो आपके अधिकृत सरकार की ओर से जारी किया गया है। इस पर आप कैसे मुकर सकते हैं कमर चीमा? हमारे नॉलेज में हमारी रियासत ने दाऊद इब्राहिम को कोई पासपोर्ट और कुछ जारी नहीं किया हुआ, ना ही वो पाकिस्तान का बाशिंदा है, वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का बाशिंदा है। और आपके मुल्क में 2-2 पासपोर्ट देने का रिवाज है। सर, बाशिंदा वो कहीं का हो, आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने के बाद सब जाकर पाकिस्तान में छिप जाते हैं और फिर वहां पर आप लोग उसको पालते पोसते हैं। मोना आलम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गीता, मैं तुरंत आऊंगी, एक बार मोना आलम की प्रतिक्रिया। मोना,
अब जाकर आप लोगों ने 2015 में हमने डोजियर सौंपा, 1993 के बाद लगातार भारत सरकार की ओर से कई बार कोशिशें की गई, लेकिन अब जाकर आप लोगों को थोड़ी शर्म आई पाकिस्तान को, और अब जाकर स्वीकार किया गया है कि हाँ, हमारी ही धरती पर है दाऊद इब्राहिम, और बाकायदा उसका एक नंबर भी, नेशनल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी जारी कर दिया है आपकी सरकार ने। बुरा स्पिन है कि ये जो आप मुझे शर्म वाली बात बोल रही हैं, ये तो मैं आपको पलट के भी नहीं कह सकती कि अब जाके आपको शर्म आई, क्योंकि आपको तो ना कभी आई है ना कभी आएगी, मुझे तो कोई उम्मीद ही नहीं है इंडिया से। तो अभी आप इतना बुरा स्पिन दे रहे हो, आप सारे लोग मिलकर इस पूरी चीज को प्रोस्क्राइब, ये जो गीता मोहन साहिबा हैं ये बड़ा अच्छी तरह जानती हैं, प्रोस्क्राइब्ड इंडिविजुअल्स को उनके एसेट्स को किसी तरह से जब्त किया जा रहा है अंडर द FATF कंप्लायंस। FATF की कंप्लायंस में ये फैसला हुआ है, आप सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिसमें हाफिज सईद है, जितने प्रोस्क्राइब्ड इंडिविजुअल्स हैं उन सब के जिन जिन के नाम है उन सब के एसेट्स को जब्त किया जा रहा है जो पाकिस्तान में मौजूद है। प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी होगी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उनके समधी भी यहाँ होते हैं। अगर प्रॉपर्टी है उनकी कोई जो जब्त की जा रही है, उसका ये मतलब कैसे आप डिसाइफर कर रहे हैं कि वो फिजिकली यहाँ प्रेजेंट है? फिर वही बात मोना आलम, देखिए इसी वजह से आप लोगों को बहुत चिढ़ होती है शर्माने पर। आतंकवादियों को ये पालना पोसना पाकिस्तान कब बंद करेगा, कब बंद करेगा? मुझे तो वो तस्वीरें याद आती है जब पाकिस्तान, एक सेकंड मोना आलम, जब पाकिस्तान की धरती पर छोटे छोटे बच्चे मारे गए थे आतंकवादी हमलों में, उसके बावजूद आप लोगों की नींद नहीं टूटी और आप लोग ऐसे लोगों को डिफेंड करते हैं और आप कहते हैं कि मुझे शर्म नहीं आती है। किसको आपको नहीं कहा मैंने आपसे, बिल्कुल नॉट टू यू, टू योर कंट्री। मैं आपके कंट्री के बारे में कह रही हूँ जैसे आप मेरे कंट्री के बारे में कह रही हैं, मैं इसलिए ये बात यही तो बात है। देखिए आतंकवादियों को पालता और पोसता कौन है मोना आलम? अब जाकर हिंदुस्तान तो बार बार कहता रहा है, भारत बार बार कहता रहा है कि पाकिस्तान में ही है आतंकवादी, लेकिन हर बार आपकी सरकार ने, आपके देश ने नकारा है इस चीज को, और अब वही सच्चाई सामने आ गई है। हम नहीं देखिए, दाऊद इब्राहिम इज अ टेररिस्ट। आपको किसने कहा कि हम नहीं मानते कि वो टेररिस्ट है? वो है टेररिस्ट, लेकिन वो मुंबई की सड़कों पे, वहां के स्लम्स में पला बड़ा, वहां से उसका ओरिजिन है, उसकी बहन वहां रहती है, वहां पर कितने अरसे वो अंडरवर्ल्ड को तमाम चीजों को लीड करती रही। दाऊद इब्राहिम की एक तरह से वो एयर बनी हुई थी वहां पर, तो उसके सारे वो नेटवर्क को चलाती थी इतने अरसे तक। आपकी सारी वो बॉलीवुड इंडस्ट्री, आपकी तमाम लोग, आपके बिजनेसमैन सब उनके साथ नेक्सस में काम करते रहे हैं। आपके यहाँ कितने केसेस चले हैं इस बारे में? आप मुझे खुद बताएं। आप लोगों ने बाकायदा पकड़ा है अपने खुद के लोगों को, बड़े बड़े सिलेब्स को आप लोगों ने पकड़ा है इस कनेक्शन की बेसिस पे कि दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन है कि नहीं है? ये आपका, मैं मानती हूँ वो टेररिस्ट है, ही इज एन अंडरवर्ल्ड डॉन। आप ये क्यों कह रहे हो कि हम नहीं मानते, या हमने उसको कोई यहाँ पर बादशाह बना दिया या मेंबर पार्लियामेंट बना दिया? भारत को सौंप दिया होता मोना आलम। हिंदुस्तान लगातार डॉजर, एक सेकंड मोना आलम, हम तो एड्रेस भी बता रहे हैं, देखिए यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर लगातार मैं दिखा रही हूँ कि उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 9 ठिकाने उसके और पूरा एड्रेस हम बता रहे हैं। और आप यहाँ पर मासूमियत से इस तरह की बातें, 257 हमलों का गुनहगार, और उसको लेकर मोना आलम इतनी मासूमियत से आप बातें मत कीजिए। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात, आप नहीं मानेंगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एस कुलकर्णी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके सवालों का जवाब दीजिएगा। कुलकर्णी साहब, अब जाकर पाकिस्तान ये मान रहा है, पहली बार कबूलनामा पाकिस्तान का, कि हाँ ये जो आतंकवादी है वो हमारी ही सरजमी पर है, कराची में है। पाकिस्तान के इस कबूलनामे को कैसे देख रहे हैं आप? चित्रा, बात ऐसी है, ये पहले भी मुशर्रफ ने कई बार कहा है कि ये तो जी हमारे हीरो थे, हीरो, चाहे वो हाफिज सईद था या डी गैंग है। ये अपना दाऊद इब्राहिम जो है वो क्लिफ्टन रोड पर है, इस पे किसी को शक नहीं। उसका घर डिफेंस कॉलोनी में, उसकी को भी शक नहीं। D13 क्लिफ्टन रोड पर रहता है, उसका भी किसी को शक नहीं, वो सबको मालूम है। लेकिन जब दोनों देश के ताल्लुकात इतने खराब हैं और खराब से और खराब होंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो है हर बार इस तरह के आतंकवादियों को पनाह देता है, और जब पनाह देता है और इट यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी, तब गड़बड़ शुरू होती है। पाकिस्तान अगर सच में वाकई पाक होता, नापाक हरकतें ना करता होता, तो बात ही अलग थी। उनको भी मालूम है हाफिज सईद कहाँ है, उनको भी मालूम है दाऊद इब्राहिम कहाँ है, पर ये नहीं मानेंगे। बेस्ट है कि वो दाऊद इब्राहिम को हैंड ओवर करे हिंदुस्तान को, और कहे ये आपका आदमी है जो आतंकवादी है, जिससे कि कम से कम कोई कदम तो उठाए पाकिस्तान बताने के लिए कि इट इज सिंसियर इन इट्स एफर्ट्स। बट पाकिस्तान इज नॉट सिंसियर। और उनके खुद के प्रेसिडेंट जो रहे मुशर्रफ, वो कहते आए हर बार, जब भी आप मुशर्रफ से पूछिएगा वो कहते ये तो साहब हमारे हीरो थे, हीरो। जो इस तरह की बातें इनके खुद के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उनके रहे, बाद में उनके राष्ट्रपति बने, उसके बावजूद अगर इस तरह की बातें वो करते हैं, अगर आज पाकिस्तान
मानता है तो कम से कम मान लिया है उसने कि आतंकवादी उसके पास है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि FATF की ब्लैक लिस्ट में बचने के लिए उसने ये पैंतरा चला है। कोई बिल्कुल शक नहीं चित्रा, बिल्कुल कोई शक नहीं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में सिर्फ अब परसों ही इमरान खान ने माना कि चीन के अलावा उनके पास कोई देश नहीं है जो उनको बचाने के लिए तैयार है। सऊदी उनका जो इतना मित्र संग एकदम क्लोजनेस थी, उन्होंने भी उनको झटका दे दिया और बता दिया कि भाई जगह आपकी क्या है। तो आज इमरान खान क्या बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसको सब इज्जत देते हैं, हमारे पास अब कोई चारा नहीं रहा सिवाय हम चीन का पलड़ा पकड़े और जिंदगी काटे। इस तरीके से बातें जब प्रधानमंत्री उनके कर रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। हर्ष पंत जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व राजनयिक हैं। सब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मोना आलम जी यहाँ पर जो सवाल कुलकर्णी साहब ने खड़े किए हैं उस पर जवाब दीजिए। कुलकर्णी जी ने इंट्रोस्पेक्शन की जहां तक बात है, बहुत सारी बातें हैं इंट्रोस्पेक्शन, मैं कभी डिनाई नहीं करती, हर किसी को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत होती है, हमें भी है, आप लोगों को भी है, लेकिन ये जिस तरह का स्पिन इस वक्त दिया जा रहा है, ये दिस इज बियॉन्ड माई कॉम्प्रीहेंशन, दिस इज बियॉन्ड एनी सेन पर्सन्स कॉम्प्रीहेंशन। मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर किसी की प्रॉपर्टी है, क्या इंडिया में प्रॉपर्टी नहीं है दाऊद इब्राहिम की? आप मुझे ये बताएं, है प्रॉपर्टी राइट? उसका एंसेस्ट्रल घर है वहां पर, पुश्तैनी उसका घर है, वहां रहता है, उसके सारे रिलेटिव्स वहां पर है। तो अगर वो सारी प्रॉपर्टी इंडिया में है तो क्या इसका ये मतलब है कि वो वहां फिजिकली प्रेजेंट है? अभी आप जो जिस नहीं, मोना आलम, बात कर रहे हैं, हमारे देश में आपके देश में फर्क समझिए। एक सेकेंड मोना आलम, हमारे देश में जो गुनहगार होता है उसको उसके किए की सजा दी जाती है, और 26/11 मामलों में क्या कुछ हुआ कसाब के साथ ये पूरी दुनिया ने देखा। उसी तरह से हमारे वहां दाऊद इब्राहिम अगर रहता तो उसका क्या हश्र होता ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों ने पाल पोस कर उसका व्हाइट हाउस बनाकर रखा हुआ है। ये अभी आपने या फिर आपके हुक्मरानों ने? आपके हुक्मरानों ने। अभी भी एक एलिगेशन है, अभी भी ये एक एलिगेशन है, ना इसको इंडिया पहले प्रूव कर पाया है, ना आपके डॉजियर में पहले इसका कोई आप स्वीकार कहां करेंगे? सवाल तो यही है ना, डॉजियर सौंपे, सारे सबूत सौंपे, पाकिस्तान स्वीकार कहां करता है? कर रहे थे, देखिए आप फॉरेन पॉलिसी में इंडिया बिल्कुल सेक्यूर्ड होके रह गया है। आपको चाबहार पैक्ट से आपको देखा है किस तरह से चीन ने आपको रिप्लेस कर लिया है। पहले आप ईरान के चाबहार पैक्ट में, उससे बचने के लिए आप इस तरह के पैंतरे चल रहे हैं। ठीक है, अब आप इंडिया और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को डिफाइन करने आ गई। अपना देश तो देखा नहीं जा रहा है, और देश की हालत क्या है? ब्लैक लिस्ट से ग्रे लिस्ट में बना रहे, इस वजह से ये सारी कवायद। जीडी बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी साहब, उनके भी सवाल का जवाब दीजिएगा। जीडी बख्शी साहब जी, मोना आलम ने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए अब जबकि उसने स्वीकार कर लिया है कराची में है दाऊद इब्राहिम, तो फिर हिंदुस्तान का स्टैंड अब इस पूरे मामले में क्या होना चाहिए? और पहली बार क्या आपको भी लगता है कि शर्माई पाकिस्तान को और उसने स्वीकार किया कि हाँ आतंकवादी ये जो है मुंबई हमलों का गुनहगार वो हमारी जमीन पर है? इसके क्या मतलब और मायने हैं? देखिए, कई डेकेड से भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज बोल रही हैं और बाकी दुनिया भर की जो मेजर इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो जानती हैं कि दाऊद इब्राहिम ISI का सबसे बड़ा मोहरा है, और तमाम जो लॉजिस्टिक्स हैं टेररिस्ट ऑपरेशंस की वो दाऊद इब्राहिम और उसका नेटवर्क हैंडल करता है। 1993 के हत्याकांड जिसमें कोई 270 से ज्यादा भारतीय नागरिक मारे गए थे, 750 से ज्यादा इंजर हुए थे उसके अंदर, बॉम्ब ब्लास्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट मास कैजुअलिटी अटैक्स बिगर देन 26/11, उसका मास्टरमाइंड है दाऊद इब्राहिम। बिल्कुल हमारे में देखिए, लेकिन माफ कीजिए, एक हमारे बड़ी खुशी की लहर फैल जाती है कि हाँ वो FATF के प्रेशर के नीचे उसने अब मान लिया, इकरार कर लिया कि हाँ साहब वो है हमारे पास। द सिंपल फैक्ट इज हाफिज सईद उनके पास है, मसूद अजहर उनके पास है, जकीउर रहमान लखवी उनके पास है, ये सारे ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं। क्या बाल बांका किया है पाकिस्तान ने? उनका क्या एक्शन लिया है? कोई एक्शन नहीं, जीरो एक्शन है। बस वो प्लेकेट करने के लिए FATF को वो नाटक करता है हर साल, और जहां वो खत्म हो जाता है वेल कोरियोग्राफ्ड में, उसका जब प्रेशर आता है तो वो नाटक करता है, नाच करता है, और वो खत्म हो जाता है सब कुछ। एक्शन हमको वही लेना पड़ेगा जो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के खिलाफ किया, और वो था काइनेटिक एक्शन। और ये इफ वन पर्सन डिजर्व्स इट, इट इज दाऊद इब्राहिम। कितने सैकड़ों हिंदुस्तानियों का खून
से उसके हाथ रखे। वी विल हैव टू टेक काइनेटिक एक्शन, तभी जाके जस्टिस विल बी डन, और जो उसके विक्टिम्स हैं उनको सकून, उनके रिश्तेदारों को तो कम से कम ये सकून मिलेगा कि he has been taken to task। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है जो बातें जीडी बख्शी साहब आपने कही हैं कि कम से कम जो पीड़ित परिवार है उनको राहत मिल सके। इसीलिए अमेरिका ने, मोना आलम, अमेरिका ने पाकिस्तान के भीतर घुसकर जो कुछ किया था उससे भी तो आप लोग डिनाई करते रहे थे पहले, लेकिन जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा, और हिंदुस्तान भी 2 बार एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखा चुका है। तो कम से कम एक डर अपने भीतर रखिए कि आतंकवादियों की अगर टीम बनाएगा पाकिस्तान तो फिर उसका हश्र क्या होगा ये भी हम सिखाएंगे, जिसका जिक्र यहाँ पर जीडी बख्शी कर रहे थे। अभी जनरल साहब जो बात कह रहे थे, अगर आप लोगों ने हमारी टेरिटोरियल कोई भी खिलाफ वर्जी की तो प्लीज रिमेंबर व्हाट हैपेंड ऑन 27 फरवरी 2019। आपने हमारी टेरिटरी की उस वक्त खिलाफ वर्जी की थी, उसका अंजाम आपको पता है। हमने अभिनंदन, आपके विंग कमांडर हमारी कैप्टिविटी में रहे, हमने उनको फौरी तौर पर रिलीज किया एज अ गुडविल जेस्चर, बट डोंट फॉरगेट दैट वी हैव द पावर टू रिटेलिएट। उसामा बिन लादेन के केस में भी जो कुछ हुआ था, दैट ऑल्सो वॉज टेरिटोरियल खिलाफ वर्जी, उसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने भी टेरिटोरियल खिलाफ वर्जी की थी। अगर आप कोई इस किस्म का मिस एडवेंचर सोच भी रहे हैं तो 1 साल पहले चले जाएं, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। को पाले पोसे, उनको सामाजिक दर्जा दिलाएं, और बाकी दूसरे देश जिनका वो गुनहगार रहे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी ना करे। नहीं, ये गलत बात है। आपको अगर कार्रवाई चाहिए आप प्रूफ करें, अभी आपके पास अरे प्रूफ आप लोग मांगेंगे तब तो कोई प्रूफ करेगा। कितने प्रूफ सौंपे गए हैं, कितने ज्यादा प्रूफ सौंपे गए? मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपका कोई, आपकी प्रॉपर्टी है, इंडिया में कितनी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको पहले भी आपसे आई आल्सो मेंशन दिस अर्लियर, कितनी प्रॉपर्टी है दाऊद इब्राहिम की, क्या वो वहां फिजिकली प्रेजेंट है? नहीं है ना। यहाँ पर भी अगर कोई प्रॉपर्टी है तो आप कैसे ये चीज उसको कॉम्प्रीहेंड करके बता रहे हैं कि वो फिजिकली यहाँ प्रेजेंट है? ये कोई प्रूफ नहीं है। ये आप लोग, मुझे नहीं पता कि क्यों अपने आपके क्या कुछ दिन में आप लोग ये भी मान लेंगे। अभी मोना आलम आप इस बात को डिनाई कर रही हैं, लेकिन कुछ दिन में ये भी मान लेंगे। हर्ष पंत, अब मैं सीधे सा आपका रुख करते हुए, दाऊद इब्राहिम को अब चूंकि स्वीकार कर लिया है पाकिस्तान ने, बकायदा आतंकवादियों की लिस्ट जारी करते हुए उसमें बहुत सारे उसके ऊपर किस तरह से उसके जितने भी फंड है उसको सीज किया जाएगा, और भी कई तरह के क्लॉज लगाए गए हैं। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों के मन में तो यही सवाल है कि अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है तो वो हिंदुस्तान कैसे आ सकता है? हिंदुस्तान सरकार की और हमारी एजेंसियों की कोशिशें क्या होनी चाहिए ताकि हिंदुस्तान में लाकर उसके गुनाहों की सजा दी जा सके? कैसे पॉसिबल है सही? देखिए, पिछले काफ़ी समय से ये बहस चल रही है और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का कोई इरादा बहुत इस विषय को सुलझाने का है। जैसा अभी जिक्र हो रहा था, ये सिर्फ स्पेसिफिक ओकेजन्स पर इन सब सवालों को लाया जाता है, इनका जवाब दिया जाता है, बाकी समय भूल जाया जाता है। और अगर आप देखें तो कोई रवैया इस तरह का नहीं अपनाया गया है कि जहाँ पर कोई सिंसेरिटी हो इस बात को आगे ले जाने में। आप ये ट्रैक 2 का भी हवाला देख लीजिए, जो पाकिस्तानी इस समय रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर बोल रही हैं, उनका रवैया देख लीजिए। हमेशा इक्विवोकेशन होता है, हमेशा हाँ है पर ऐसा है। बिल्कुल। तो वो जब तक वो रवैया रहेगा तब तक ये ट्रैक 2 की बात हम कर रहे हैं, ऑफिशियल रिस्पांस भी नहीं है। तो जब तक पाकिस्तानी आम नागरिक इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि इस तरह के आदमियों को सहारा देकर पाकिस्तान ने खुद अपनी ही जड़ें खोखली करी हैं, और इसीलिए उसके फायदे में है कि आगे चल के वो ठीक से काम इस तरह के रवैया ना अपनाए, तब तक इस बात का कोई हल निकलने नहीं वाला। हम देख रहे हैं कि सरकारी तौर पर तो डिस्कशंस होना बंद ही हो गया। सरकार तो अपनी तरफ से, जब तक पाकिस्तान की सरकार टेररिज्म पर लगाम नहीं लगाती, उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह यूज करना नहीं शुरू करती, भारत सरकार की तरफ से कोई हाथ नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन जब आप ट्रैक 2 की बात करती हैं, जब आप ट्रैक 2 के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ लाती हैं, सिविल सोसाइटी के लोगों को लाती हैं और उनका रवैया आप देखती हैं, तो कहीं पर ये जो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है पाकिस्तान की अपनी आइडेंटिटी के ऊपर है। हमारे लिए तो ठीक है, हम तो झेल ही रहे हैं, हम तो इतने साल से झेल रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब आप एक इस तरह के गुनहगारों को आपने सहारा दिया, आपने यहाँ पनपाया, उसके बाद अब आप इस बात का जिक्र भी नहीं करना चाहते। अब आप ये कहते हैं अच्छा प्रॉपर्टी है उसकी। अब पहले आपने कहा उसामा बिन लादेन से लेकर हाफिज सईद से लेकर दाऊद इब्राहिम से लेकर हर किस्म के अपराधियों को पाला गया, पोसा गया, खड़ा किया गया। हिंदुस्तान के खिलाफ जाइए, काम करिए, हिंदुस्तानियों को मारिए। तो जब तक ये आइडेंटिटी आपकी बदलेगी नहीं, तब तक वहां पे कुछ नहीं होने वाला। और फिर आप ये कहते हैं कि देखिए भारत जो है आइसोलेट हो रहा है।
पाकिस्तान देखे क्या हो रहा है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो हमारी मुंबई इकोनॉमी से भी कमजोर है, हमारे एक शहर के खिलाफ खड़ी नहीं हो सकती, वो इस बात का दावा करे कि पाकिस्तान जो है भारत जैसी ग्लोबल पावर के सामने खड़ा होने की बात करे, तो कहीं पर जो समस्याएं ये महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। आरजू काज़मी इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान की पत्रकार जुड़ चुकी हैं, लेकिन उसके पहले जीडी बख्शी साहब क्या बेकार की बहस कर रहे हैं पाकिस्तान। बिल्कुल जीडी बख्शी साहब, लेकिन आज तक हुआ क्या है? क्योंकि मुंबई हमलों के गुनहगारों की अगर हम बात करें, जो हिंदुस्तान की धरती पर आए, उनको तो उनके किए की सजा मिल गई। जो 10 आतंकवादी जिन्होंने हमला किया था कुछ मारे गए और फिर उसके बाद कसाब फांसी पर लटका। लेकिन इस पूरे मामले में हाफिज सईद का क्या हुआ, अब लखवी का क्या हुआ, मसूद अजहर का क्या हुआ, और दाऊद इब्राहिम 1993 से लगातार हिंदुस्तान की जांच एजेंसियां इस आदमी को ढूंढ रही है, उसका क्या हुआ? तो ऐसे में हिंदुस्तान को भी अब अग्रेसिव तरीके से अपनी रणनीति को, स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाना होगा, अगर वास्तव में हमें इस शख्स को हिंदुस्तान लाकर उसके किए की सजा उसको देनी है तो। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो ये 26/11 में पिछली सरकार ने कितना जमीन आसमान की कोशिश करी, किलोटन पे किलोटन इनको जो डोसियर भेजे गए, इनकी कोर्ट्स ने रिकॉर्ड पे लेने से मना कर दिया, बोला ये तो फिक्शन है साहब, कहानी है। कहानी इतने इन्वेस्टिगेशन करके पेनस्टेकिंगली सबूत इकट्ठे किए गए, वो टन के हिसाब में डोसियर बन गए, और पाकिस्तान का जवाब वो भद्दा मजाक। दिस इज टू मच। एक तो आप हिंदुस्तानी खून गिराओ, ऊपर से फिर आप वहां पे उसपे लुत्फ लो कि ये तो साहब मजाक है, जो कुछ आपको एविडेंस दिया जा रहा है। एक लीगल प्रोसेस मजाक नहीं होता। और अगर पाकिस्तान जो है वो एज ए रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ पे नहीं चलना चाहता ये मुल्क, ये तो एक माफिया है। बिल्कुल, ये मुल्क थोड़ी ना है, ये तो एक माफिया है। और हमको भी बिल्कुल जैसे माफिया को ट्रीट किया जाता है, हमको भी इनको वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। अभी तक हम किड ग्लव से ट्रीट कर रहे हैं। इनको वही भाषा समझ आती है जो बालाकोट में बोली गई। अगर बालाकोट की आवाज इतनी ऊंची नहीं थी तो हम इनको फिर सुना देंगे। कमर चीमा, जितनी बार ये सुनना चाहते हैं इनको धमाके सुनाए जाएंगे वहां पे। कमर चीमा साहब, जनरल साहब, जिस सैंक्शंस की आज बात हो रही है, आपके पास किसी के पास भी कोई जवाब नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये जो सैंक्शंस है, ये कहां पे लिखा हुआ है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में? पहली बात। दूसरी बात, ये जो सैंक्शंस लगी हैं उसमें रशिया, चाइना, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरे खित्ते में जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है दाऊद इब्राहिम को लेकर। कमर चीमा, आप पहुंच जा रहे हैं रशिया, चीन, मतलब दूसरे देशों में। कमर चीमा, फोकस रहिए, फोकस, ध्यान एक जगह रखिए। आतंकवाद को, मुझे पता है एक डिफेंस एक्सपर्ट होते हुए आतंकवादियों को डिफेंड करना आपके लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप लोग खुलकर नहीं बोलेंगे तो आपकी सरकार के ऊपर दबाव कैसे बनेगा? कमर चीमा, बात तो सुने। अब देखें कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान को इंडिया बड़ी देर से फंडिंग कर रहा है, तो इस सैंक्शन कमेटी के मुताबिक। कमर चीमा साहब, देखिए, मुझे लग रहा है ना, बाकी हमारी सरकार ने जो सबूत दिया वो तो अलग, आज तक ने, कमर चीमा साहब, आज तक ने 2011 की रिपोर्ट, 9 साल पहले की रिपोर्ट आपको मैं दिखाती हूँ। हमारी सरकारों ने तो किया ही है लगातार, लेकिन एज अ जिम्मेदार चैनल, एक सेकेंड सर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चैनल होने के नाते हमारी भी कोशिश रही कि पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए। और आप लोग जब इस तरह की भाषा बोलते हैं तो पूरी दुनिया देखती है और बेनकाब होते हैं। आप 2011 की रिपोर्ट दिखाते हैं, 2011 की रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे हम रोड के साथ सामने से गुजर रहे हैं, जिस रोड के ऊपर दाऊद इब्राहिम, जिसको यहाँ पे मुच्छड़ के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका घर मौजूद है। ये घर जो इस वक्त मेरे उल्टे हाथ पे आ रहा है, ये सफ़ेद रंग का घर जो व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है, इस घर के बारे में कहा जाता है कि ये दाऊद इब्राहिम का घर है। कुछ अर्सा पहले उन्होंने अपनी की मेहंदी इसी जगह पे की थी, जिसलिए, और ये बात हमें यहाँ के जो करीबी जो हॉस्पिटल है, पार्क लेन हॉस्पिटल नाम है इसका, जिसकी दीवार उस घर के दीवार के बिल्कुल साथ लगी हुई है। इस घर में इन लोगों ने ये बात कंफर्म की है कि इसी जगह पे वो फंक्शन किया गया था, जो फंक्शन दाऊद इब्राहिम की
दादी और माइयों का फंक्शन था। उसके अलावा इस घर की एक खासियत यह है कि इसकी दीवारें यूजुअल एक नॉर्मल घर से ज़्यादा ऊंची हैं। इस घर की दीवारों की टॉप के ऊपर जो है वो बार्ब वायर्स और लोहे की कांटेदार उन्होंने एक लेयर लगाई है। उसके अलावा इस घर के ऊपर अगर देखें तो कम से कम 6 सैटेलाइट डिशेस इस घर के ऊपर मौजूद हैं जो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ की जाती हैं। ये घर जो है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के अंडर आता है और ये उस स्ट्रीट पे मौजूद है जिस स्ट्रीट के ऊपर तकरीबन घर और तकरीबन ऑफिसेस वो या तो काउंसलेट्स के हैं या तो डिप्लोमेट्स की ऑनरशिप के अंडर आते हैं। लेकिन सिर्फ एक ये वाहिद घर है जो एक प्राइवेट बंदे की ओनरशिप में है। मुझे यहाँ के जो कुछ लोकल्स हैं और कुछ जो हॉस्पिटल में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे इस तरह का जो फंक्शन की जिसकी बात मैं कर रहा हूँ वो जब हुआ था तो कम से कम 2 से 2,500 हज़ार लोग यहाँ आए थे और ये माना जाता है कि यहाँ पे शायद दाऊद इब्राहिम भी कभी आते हों तो वो इस जगह पे रुकते हैं। उसके अलावा ये घर जो है इसके बिल्कुल सामने ब्रिटिश हाई कमीशन का ऑफिस है। थोड़ा सा उस तरफ और साइड पे चले जाइए तो वहाँ पे इटालियन काउंसलेट है। इस तरफ चले जाइए तो यहाँ पे और जो है वो डिप्लोमेट्स की काउंसिल जनरल्स के ऑफिसेज हैं। ये मज़ार जो है अब्दुल्ला शाह गाजी का मज़ार है, उससे तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव के फासले पर है। इस स्ट्रीट में कोई भी कमर्शियल ट्रैफिक अलाउड नहीं है। इस स्ट्रीट के ऊपर कैमरा शूटिंग्स अलाउड नहीं है। इस स्ट्रीट के ऊपर हाई सिक्योरिटीज़ हैं जिसमें पुलिस, रेंजर्स और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो ऑफिशियल्स होते हैं जो प्राइवेट कपड़ों में होते हैं वो यहाँ पे इजीली आपको नज़र आते हैं मूव करते हुए। उसके अलावा ये एरिया जो है सऊदी मॉस्क जिसके बारे में कहा जाता है वो इसका करीबी लैंडमार्क है। उसके अलावा गनवा भुट्टो जो पीपल्स पार्टी की लीडर बेनज़ीर भुट्टो, लेट बेनज़ीर भुट्टो की फैमिली मेंबर हैं, उनका घर भी इसी स्ट्रीट के ऊपर मौजूद है। इस स्ट्रीट के दोनों एंड्स के ऊपर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स लगे हुए हैं। वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो खाली बसेस को और ट्रैफिक को ही नहीं कंट्रोल करते बल्कि यहाँ के अंदर आने जाने वाली मूवमेंट भी मॉनिटर करते हैं। ये घर ऐसे एरिया के अंदर मौजूद है जिसके जो अथॉरिटी है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, उनके नॉलेज में यहाँ के हर घर की इंफॉर्मेशन होती है। इन घरों की अलार्म सिस्टम्स, इन घरों की सिक्योरिटी सिस्टम्स उनकी जिम्मेदारी होती है प्रोवाइड करने की। तो इस घर के ऊपर भी इसमें कोई शक नहीं है कि उनके जो अलार्म सिस्टम्स होंगे, उनकी सेंट्रल सिक्योरिटी सिस्टम्स होंगे, वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से दिए गए होंगे। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो रिटायर्ड आर्मी और रिटायर्ड फौज के ऑफिशियल्स को मिला के बनाई गई है, जो एक लैंडिंग यहाँ पे जो प्लॉटिंग हुई थी, जो यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की, उसको मैनेज करते हैं। उसकी सिक्योरिटी, उसके सारे ऑपरेशंस उनके अंडर कंट्रोल होते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो वो ये घर जो दाऊद इब्राहिम का कहा जाता है और यहाँ पे कहा यह भी जाता है कि दाऊद इब्राहिम को इतना कंफर्ट जोन मौजूद था कि उन्होंने अपनी शादी का फंक्शन भी इसी जगह ऑर्गेनाइज करवाया और यहाँ पे अपने सारे गेस्ट को इनवाइट भी किया, उसको पूरा सेलिब्रेट भी किया। ये एक ऐसे एरिया में कैसे हो सकता है जहाँ पे इतनी एक्सट्रीम सिक्योरिटी पाई जाती है, वो भी कराची के उस एरिया के अंदर जो शायद कराची का सबसे ज़्यादा सिक्योर और सबसे ज़्यादा हाई अलर्ट एरिया कंसिडर किया जाता है। अब जरा सोचे, एक आतंकवादी को जो मुंबई हमलों का गुनहगार था उसको पाकिस्तान की सरकार ने कहां पर संरक्षण देकर रखा था, जहां बड़े बड़े उसके देश के हुक्मरानों के घर हैं वहां पर, और यहां तक कि कैमरे को आप बाहर ले जाकर उस एरिया को शूट भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की गई थी सरकार की ओर से। इसी से समझिए दरअसल दाऊद इब्राहिम को बचाने की कोशिश कैसे की गई। और आपको बता दें कि दाऊद के पासपोर्ट नंबर जो 2015 में भारत ने बताया था, आज पाकिस्तान ने माना है। देखिए 2015 में डॉजियर में जो भारत ने नंबर बताया था, बिल्कुल वही नंबर आज पाकिस्तान की ओर से जारी किया गया है। KC 285.01 कराची से जारी, और ये भी देखिए सेम नंबर आज पाकिस्तान की ओर से जारी किया गया है। अब भारत पाकिस्तान को और कितने सबूत दे, ये अपने आप में बड़ा सवाल। एक के बाद एक डॉजियर सौंपे गए।
सबूतों की इतनी लंबी फहरिस्त, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन आज उसका जो चेहरा था, उसका जो चाल चरित्र था, वो कम से कम दुनिया के सामने आया है। और अब आरजू काजमी साहब हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरजू, आप तो बेबाक पत्रकार के तौर पर हिंदुस्तान में अपनी जगह बना चुकी हैं और बिल्कुल स्पष्टवादी पत्रकार हैं आप पाकिस्तान की। भारत तो पहले से ही डोजियर में बार बार जिक्र करता था, एड्रेस भी बताता था, पाकिस्तान नहीं मानता था। अब जाकर आपके हुक्मरानों की नींद खुली है और माना गया है कि दाऊद इब्राहिम हमारी ही जमीन पर है। देखें, ये जो एरिया आप रिपोर्ट में दिखा रहे थे कराची का, क्योंकि मैं खुद कराची से बिलोंग करती हूँ और अभी इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन काफी लाइफ कराची रही हूँ, तो ये एरिया हमेशा से इसी तरह है। वहां पे सारी दीवारें आपको ऊंची ही मिलेंगी और इसी तरह से हाई सिक्योरिटी जोन है ये। अब ये कहना कि जी दाऊद आतंकवादी को हाई सिक्योरिटी जोन में मैडम क्यों रखा गया था? क्या आपको नहीं पता कि वो दाऊद इब्राहिम का घर है और मुंबई हमलों का वो गुनहगार है, 257 लोगों का जिसने कत्ल किया है? ये चीज ऐसा नहीं है कि वो दाऊद इब्राहिम का घर है, या आप लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन हमारी एजेंसीज ने अभी तक इस तरह की कोई न्यूज जो है वो नहीं कही है, नहीं बताई गई है। लेकिन दाऊद इब्राहिम ऑब्वियसली पाकिस्तान के सिटीजन है, तो उनके यहाँ पे घर भी होंगे, अकाउंट्स भी होंगे, उससे कौन इनकार कर सकता है? हम तो नहीं कह सकते कि जी यहाँ पे घर नहीं है या यहाँ पे अकाउंट्स नहीं है। जब वो सिटीजन ही यहाँ के हैं तो फिर उसमें आप क्या कह सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल हर चीज के ऊपर काम कर रहा है। आज भी एक बड़ी लंबी लिस्ट मैं देख रही थी, न्यूज़पेपर में आई है, जिसमें हाफिज सईद का नाम भी है और भी बहुत से लोगों के नाम है जिनके ऊपर जो है एक तरह की पाबंदी लगाई गई है और पाकिस्तान उसके ऊपर काम करे, क्योंकि जाहिर है हमने FATF में से नाम तो निकलवाना ही है ना, तो उसके लिए हमें करना पड़े या किसी भी वजह से हमें करना पड़े, रीजन चाहे कोई भी हो, लेकिन हमें अपनी एक लाइन सीधी करनी पड़ेगी और वो हम कर रहे हैं। FATF में नाम क्यों पड़ा और ग्रे से ब्लैकलिस्ट क्यों होने जा रहा है पाकिस्तान, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा ना, दुनिया के सामने ये भी तो लाना पड़ेगा। और कमर चीमा जी, जो बातें आपने कही, देखिए पाकिस्तान की बड़ी पत्रकार हैं आरजू काजमी, आपकी तमाम बातों का उन्हीं के जवाब में खंडन हो रहा है।